हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छी अब आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और यूपीएससी की सीएससी की परीक्षा की जो ये जर्नी है, जो ये सफर है, अब इसमें आपको मजा आने लगा होगा। क्यों मजा आने लगा होगा? क्योंकि ये जो सफर है, ये हिंदी का सफर है, ये अंग्रेजी का सफर नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी के सफर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो सफर लिखा जाता है कुछ इस प्रकार, और अंग्रेजी में आप देखेंगे तो लिखा जाता है सफर। ये फर्क होता है हिंदी और अंग्रेजी के सफर में। ये जो सफर है हमारा, ये हिंदी का सफर है। इस सफर में आप बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे, और इन नई चीजों को सिखाने के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी आपके लिए एक फाउंडेशन प्रोग्राम लेके आया है, जो ना केवल आपको मुख्य परीक्षा के लिए तैयार करेगा, बल्कि साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी तैयार करेगा। आपकी एक क्वेरी रहती है, एक समस्या रहती है, एक प्रॉब्लम रहती है कि सर पहले प्री के लिए पढ़ा जाए या पहले मेंस के लिए पढ़ा जाए। इसीलिए आप दोनों चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो, प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के लिए। इसीलिए इस कोर्स का नाम ही रखा गया है फाउंडेशन कोर्स। ये कोर्स शुरू होने वाला है 3 अप्रैल से। आप ध्यान रखिए कि अगर आपको 2024 का अटेम्प्ट देना है तो ये अब बिल्कुल सही समय आ गया है। इसके बाद अगर आप लेट होंगे तो चीजें उतनी सुगमता से नहीं हो पाएंगी। तो 3 अप्रैल को एक बैच शुरू हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि कोड लगाना है आपको MB लाइव। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट्स कोड लगाना भूल जाते हैं, तो आपको वो नहीं करना है कि आप कोड लगाना भूल जाएं। अगर कोड नहीं लगाएंगे तो ये जो 18,999 रुपए का कोर्स है, वो हो सकता है आपको कुछ ज्यादा रुपए में मिले। ये इसकी सबसे मिनिमम प्राइस है जो आपको कब मिल सकती है, अगर आप कोड लगाते हैं MB लाइव। चला जाए आगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपके साथ करनी थी, क्योंकि अब हमको ठीक ठीक सा समय होने लगा है। हमारी करीब 20 क्लासेस हो चुकी हैं, और अब मैं भी थोड़ा आपको जानने लगा हूं और आप भी मुझे थोड़ा सा जानने लगे हैं। अब हम एक दूसरे के लिए अनजान नहीं हैं। और बहुत सारे मैसेजेस, मतलब यकीन कीजिए जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस रात में 12-12 1-1 बजे तक आप लोग करते रहते हैं, कभी आंसर्स को लेके, कभी कुछ क्वेरीज को लेके। उसमें बहुत एक महत्वपूर्ण क्वेरी मेरे सामने आई कि सर जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मोटिवेशन जो है वो कभी कभी टूटने लगता है। तो उसके लिए मैं आपको एक पंक्ति बताऊंगा, वो पंक्ति हमेशा आप याद रखिए। आपने जब तक हार स्वीकार नहीं की है, तब तक आप जीत सकते हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आपको हर बार आपको ध्यान रखनी है। मैं क्यों इस बात पे इतना फोकस कर रहा हूँ, क्लास का भी कुछ समय मैं इसमें आपका ले रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये जर्नी बहुत ठीक ठीक से अमाउंट की जर्नी है, जिसमें आप देखेंगे आपको 14-15 महीने पढ़ाई करनी है। और मैं तो ये चाहता हूं कि आप सब लोग अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS बन जाए। तो उसके लिए भी आपको 13-14-15 महीने पढ़ाई करनी है। आपका जो मोटिवेशन का लेवल है वो कुछ इस प्रकार रहता है। अगर आपने देखा हो साइन का ग्राफ जो होता है, साइन कॉस टेन, इस साइन का ग्राफ जैसे आपका मोटिवेशन होता है। किसी दिन वो बहुत पीक पे होता है, किसी दिन वो नेगेटिव में बहुत पीक पे होता है। किसी दिन हमको लगता है कि हाँ हम IAS बन जाएंगे, उसके हो सकता है कुछ दिनों बाद ही हमको ऐसा लगे कि शायद हम प्रारंभिक परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे। तो उस समय के लिए ये लाइन आपके पास होनी चाहिए कि अगर आपने हार स्वीकार नहीं की है तब तक आप जीत सकते हैं। सामने वाला कितना भी चाहे कि आप हार चुके हैं, लेकिन अगर आपने हार स्वीकार नहीं की है तब तक आप उसको हरा सकते हो। ये जिंदगी में भी बहुत काम आएगा। और जैसे जैसे आप इस परीक्षा में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे समय के साथ आपको अनुभव होगा, आप पाएंगे कि परीक्षा जिंदगी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये परीक्षा ही जिंदगी नहीं है। तो जिंदगी में भी ऐसा होगा कि आपको कभी लगेगा कि मैं हारने लगा हूं,
शायद मैं हार चुका हूं, अब चीजें जैसा मैंने प्लान किया था वैसे नहीं हो पा रही हैं, उस समय शायद ये जो लाइन है ये आपके बहुत काम में आ जाए कि अगर आपने हार स्वीकार नहीं किए तो आप कैसे हो, अभी भी जीते हुए हो, आप अभी भी उतना ही चांस है कि आप जीत जाओ जितना इस युद्ध में आने से पहले आपके चांस थे। चला जाए आगे। ये वो किताब जिनका हम आधार लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की हम लोग बात कर रहे थे। वैगनर साहब का दिया हुआ ये सिद्धांत 1912 में दिया था, वैगनर साहब ने दिया था। इसकी बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई थी, इसको बहुत अच्छे से आप समझ चुके हो, इसमें बहुत ज्यादा अब हम समय नहीं लगाएंगे, अब चीजें इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे आपको रिवाइज कराने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप 3 से 4 बार इन चीजों को रिवाइज कर चुके हो, आपको वो कहानी अच्छे से याद है। पेंजिया, पैंथालासा, लॉरेशिया या उसी को अंगारा लैंड, अंगारा लैंड के बाद गोंडवाना लैंड, वो बल कौन कौन से 2 बल जिम्मेदार थे, इसके साक्ष्य कौन कौन से थे, इसकी कौन कौन सी आलोचनाएं थी, वो सारी चीजें अब आपको याद हो गई हैं। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, जिस क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्रम में मतलब आप देखिए हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या जिसको मैं कहूं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसमें हमने देखा कि सबसे पहले ये सिद्धांत क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये। सिद्धांत के बाद हमने इसके साक्ष्य देखे और इस साक्ष्य के बाद इसकी आलोचनाएं देखी। इसी प्रकार हम इसमें आगे बढ़े और ये सब कुछ हो गया। उसके बाद हम लोग एक नए सिद्धांत पे बढ़े जिसका नाम था सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। और इसके बाद कुछ हमने बातें करी थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। तो जब आप मुख्य परीक्षा में अपना उत्तर लिखेंगे तो वहां पे भी आपका जो उत्तर होना चाहिए वो कुछ बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। बिखरा होने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लिखना शुरू कर रहे हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और आपने वो आंसर अपना शुरू कर दिया, उत्तर आपने शुरू कर दिया साक्ष्य से, साक्ष्य के बाद आप लोग लिख रहे हैं सिद्धांत और सिद्धांत के बाद आप लिख रहे हैं आलोचना। तो जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो वो समझ नहीं पाएगा होच पोच अगर आपने आंसर लिखा है तो। और इस परीक्षा में अगर आपने उस एग्जामिनर का काम मुश्किल कर दिया तो वो आपका काम मुश्किल कर देगा। और आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि आपको उस फाइनल लिस्ट में आना है और फाइनल लिस्ट में आने के लिए जो मुख्य परीक्षा के आपके अंक हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर मुख्य परीक्षा में आपके पास अच्छे नंबर नहीं है तो हम कितना भी अच्छा हमारा साक्षात्कार दे दें, कितना भी अच्छा हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट चला जाए, कहीं ना कहीं आप जिस सर्विस के लिए एस्पायर हो रहे थे, जिस सर्विस का ड्रीम लेके आप चले थे, हो सकता है वो आपको ना मिल पाए। तो मुख्य परीक्षा के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और मुख्य परीक्षा के नंबर अच्छे तभी आ सकते हैं तब आप एक अच्छा उत्तर लिखें। क्योंकि अभी हम लोग बहुत प्राइमरी स्टेज में हैं, मैं चाहूंगा आप अभी से चीजें सीखना शुरू करें। आपको क्रमबद्ध क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। आपको ऐसा नहीं लिख रहा है कि कहीं से भी कोई भी चीज उठा के आपने लिख दी है। ना केवल ये आपके जीएस में काम आएगा, सामान्य अध्ययन में काम आया, बल्कि जब आप अपना ऐसे लिखेंगे, जब आप अपना निबंध लिखेंगे, वहां पे भी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अगर आपका निबंध भी लयबद्ध नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है, उसमें भी अगर पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें आपने शुरू तो करी थी लेकिन आप उनको खत्म नहीं कर पाए। कभी कभी हम उत्तर लिखने में क्या गलती करते हैं, हम बहुत सारे पॉइंट शुरू तो कर देते हैं, मतलब उत्तर को फैला तो देते हैं, लेकिन लास्ट में जब निष्कर्ष निकालते हैं तो उसको समेट नहीं पाते, तो उत्तर फैला हुआ रह जाता है आपका। तो यूपीएससी की परीक्षा में खासकर मुख्य परीक्षा में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप चीजों को अगर फैला रहे हैं तो लास्ट में क्या करें, उनको समेट दें, उसका एक निष्कर्ष निकाल के जाएं, वो एक लयबद्ध तरीके से चले, क्रमबद्ध तरीके से चले। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बाद हम लोग पहुंचे थे, ये आपको याद होगा हम इस नक्शे से शुरू करे थे। चलिए आज मैं थोड़ा सा इस नक्शे के बारे में भी आपको बताता हूं कि इस नक्शे में कैसी कैसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं।
तो जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी चल रही थी, हमारी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जब चल रहा था, तो उसमें हमने बात करी थी, एक साक्ष्य मिला था, जिगसॉ फिट का साक्ष्य मिला था। उस जिगसॉ फिट के साक्ष्य में बहुत सारी चीजें और भी थी। तो वो और क्या क्या चीज थी आप देखोगे कि जितने भी महाद्वीप हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, वो आप सब कैसे देख पा रहे हैं, उन सब की आकृति त्रिभुजाकार आपको देखने को मिलेगी। आया ना? सबकी आकृति आपको कैसे देखने को मिल रही है? त्रिभुजाकार। यहाँ पे हम लोग यूरोप और एशिया को अलग नहीं मान रहे, यूरेशिया को हम लोग मान के चल रहे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट महाद्वीप है, उनकी आकृति आपको कैसे देखने को मिल रही है? त्रिभुजाकार। हम छोड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, हम छोड़ रहे हैं नीचे अंटार्कटिका को। तो ये चीज आप देख रहे हैं। एक चीज और आप देखेंगे कि जो महासागरों की जो आकृति है, वो भी कहीं ना कहीं त्रिभुज जैसे आपको देखने को मिलेगी। वो कैसे मिलेगी आपको? उसमें भी आप देखेंगे कुछ इस प्रकार वो आपको देखने को मिलेगी कि यहां से ये देखो, ये त्रिभुज इस प्रकार का ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको यहां से इस प्रकार का त्रिभुज देखने को मिलेगा। और चूंकि प्रशांत महासागर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आप पाएंगे यहां से ये आपको देखने को मिलेगा और यहां से ये देखने को मिलेगा। इसमें भी अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे, या वैगनर साहब ने जब जिगसॉ फिट दिया तो उन्होंने जब क्लियरली ऑब्जर्व किया तो एक बात उन्होंने गौर करी कि जब महासागरों में आप त्रिभुज बना रहे हैं तो वो त्रिभुज कैसा बन रहा है? वो त्रिभुज बन रहा है सीधा। कैसा बन रहा है? वो सीधा त्रिभुज बन रहा है। लेकिन जब महाद्वीपों पे आपने त्रिभुज बनाए, वो कैसे हैं? वो हैं उल्टे त्रिभुज। आपने हो सकता है बहुत बार विश्व का नक्शा देखा होगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को अलग बनाती हैं एक आम एस्पिरेंट से, है ना। ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो आपको लाइन से अलग खड़ा कर देती हैं। और लाइन से कैसे खड़ा कर सकती हैं? हमने अक्षांश और देशांतर आपने पढ़े हैं। अब आप देखेंगे कि जितने भी विकसित देश हैं, चाहे आप देखो अमेरिका, यूरोप के कुछ देश, चाइना को देखो, जापान को देखो, इनका अगर आप अगर मैं बात करूं लैटिट्यूड की, तो इनका लैटिट्यूड आपको करीब करीब बराबर देखने को मिलेगा। तो ये एक डिफरेंस होता है एक आम एस्पिरेंट के बीच में और एक यूपीएससी एस्पिरेंट के बीच में, कि आप कितने अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करते हो। अब आप अगर जिगसॉ फिट में सिर्फ क्या लिख के आते, आप लिख के आते कि अटलांटिक जो महासागर है उसके पूर्व और पश्चिम की तट रेखा को देखा जाए तो वो इस प्रकार दिखेंगे कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ सकती हैं। यकीन कीजिए, अगर यूपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर में सवाल पूछा गया तो 100 में से करीब करीब 75 से 80 बच्चे यही लिख रहे होंगे। लेकिन अगर उसमें आप ये चीज भी बताने की कोशिश करते हैं, इन त्रिभुजों की आकृति बताने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। चलते हैं, वैगनर साहब की हमने अच्छे से बात कर ली। 1912 में वैगनर साहब ने सिद्धांत दिया, और ये सिद्धांत आप देख रहे हैं कब से शुरू हुआ? पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, और आज के तारीख में आपको वर्ल्ड का नक्शा कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। हमने तैतीस सागर की बात कर रही थी। तैतीस सागर किस किस के बीच में मिलेगा? आपको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में मिलेगा। हमने ये भी देखा था अंगारा लैंड से किसका निर्माण हुआ और गोंडवाना लैंड से किसका निर्माण हुआ। हमने कौन कौन से इसके प्रमाण देखे थे? तो प्रमाण भी आपको याद है, जिगसॉ फिट की हमने बात करी थी। उसके बाद हमने कुछ जलवायु से रिलेटेड प्रमाण देखे थे, फिर हमने जीवाश्म से कुछ प्रमाण देखे थे, फिर हमने जीवाश्म दोनों के देखे। हमने एक घास का जीवाश्म भी देखा और हमने एक जानवर का जीवाश्म भी देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि ध्रुव कैसे बदल रहे हैं, या मैं कहूं जो भूमध्य रेखा है वो भी लगातार समय के साथ बदली है। वो ऐसी प्रतीत क्यों होती है कि बदली है? क्योंकि ये जो स्थल मंडल आप यहाँ देख रहे हैं, ये पहले कभी ना कभी कहाँ रहे होंगे? भूमध्य रेखा पे रहे होंगे। प्रवाह के लिए दो बल जिम्मेदार बताए थे। एक हमने बात करी थी प्लवनशीलता की बात करी थी, और दूसरी हमने बात करी थी ज्वारीय बल की बात करी थी। हमने पर्वतों के निर्माण की बात देखी थी जो वैगनर साहब नहीं समझा पाए थे। स्पेशली हमने यहाँ पे कौन से पर्वतों की बात करी थी? आपको याद होगा, वलित पर्वतों की बात की थी। आगे चले हम तो हमने द्वीप चापों की बात करी थी। द्वीप चाप जैसे आपको देखने को मिलेगा जापान। जापान क्या है? द्वीप चाप है। इसके बाद जो कैरिबियन द्वीप समूह है वो भी क्या है? एक द्वीपीय चाप आपको देखने को मिलेगा। आपसे यूपीएससी अगर चाहे तो ये भी पूछ सकती है कि श्रीलंका भी एक द्वीपीय चाप है या नहीं। तो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि श्रीलंका
क्या एक द्वीपीय चाप है या नहीं। आगे की ओर हम पहुंचे कि जब इसका मूल्यांकन किया या मैं कहूं इसकी आलोचना की तो हमको ये कुछ चीजें देखने को मिली थी। इसके बाद हम पहुंचे थे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पे, या इसी को हमने कहा था सागर नितर प्रसरण का सिद्धांत। इसमें हमने बात क्या क्या करी थी, इसमें हमने बात करी थी संवहन धाराओं की हमने बात करी थी, इसमें हमने कटकों की बात करी थी, इसमें हमने ट्रेंचों की बात करी थी। क्या इसके भी हमने कुछ साक्ष्य देखे थे, तो हमने देखा था कि हाँ इसके भी हमने कुछ साक्ष्य देखे, और जिसमें पहला साक्ष्य हमको देखने को मिला था कि महासागर तल का जो भूविज्ञान है, और ये हमको किसने बताया था, पनडुब्बियों ने बताया। पनडुब्बियां कब पहुंची थी समुद्र में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय पहुंची थी। तो वहां पे पनडुब्बियों ने हमको बताया कि समुद्र के अंदर आपको कटके देखने को मिलेंगे, आपको ट्रेंच देखने को मिलेंगे, आपको बहुत विशाल मैदान देखने को मिलेंगे, और जहां पे कटकों का निर्माण हो रहा है वहां पे तापमान अधिक आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग आगे पहुंचे थे, चट्टानों की आयु हमने देखी थी। हमने सबसे पहले देखा था महाद्वीप और महासागरों की आयु बराबर होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा महाद्वीपों की जो चट्टान है उनकी आयु बहुत पुरानी है, किसके मुकाबले, या किससे अगर हम कंपैरिजन करें तो महासागरों से। और जब हम महासागर में देखें तो हमको पाया कि कटकों के पास जो आपको चट्टानें देखने को मिल रही हैं वो वनस्पति नहीं चट्टान है, और ट्रेंचों के पास जो आपको चट्टान देखने को मिलेंगी वो कैसी चट्टान है, वो पुरानी चट्टान है। इसके बाद हमने बात करी थी पैलियोमैग्नेटिज्म की, या जिसको हमने कहा था पुरा चुंबकत्व। तो हमने ये देखा था कि जब मैग्मा धीमे धीमे ठंडा होने लगता है तो वो किस प्रकार ठंडा होगा, जिस प्रकार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसके अनुरूप वो अपने को ढाल लेगा। तो हमने ये पाया था कि जैसे जैसे कटकों से समान दूरी पे हम दूर जाते जाएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या चुंबकन की जो विशेषता है वो लगातार बदलती जाएंगी। फिर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत पे पहुंचे थे जहां पे हमने बात करी थी प्लेट क्या होता है, टेक्टोनिक क्या होता है, और थ्योरी क्या होता है। प्लेट क्या होता है, विवर्तनिकी क्या होता है, और सिद्धांत क्या होता है। प्लेट की बात हमने करी थी तो हमने पाया था दुर्बल मंडल जो पृथ्वी में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पे स्थित है, उससे ऊपर मेंटल का ऊपरी भाग तथा क्रस्ट का या भूपर्पटी का जो भाग है वो पूरा क्या कहलाएगा, प्लेट कहलाएगा। विवर्तनिक को हमने कहा था आंतरिक रूप में, आंतरिक भाग में होने वाली हलचल को आप क्या कहेंगे, विवर्तनिकी कहेंगे। सिद्धांत और रूल में, सिद्धांत और नियम में आपको क्या डिफरेंस आपको अच्छे से पता है। हमने प्लेटों को कुछ आधार पे विभाजन किया था, तो प्लेटों का विभाजन किया तो हमने देखा प्लेटों को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला हमने बात करी थी संरचना के आधार पर, दूसरी हमने बात करी थी आकार के आधार पर। जब संरचना के आधार पर हमने बात करी थी तो हमने देखा था प्लेटें दो प्रकार की हो सकती हैं, महाद्वीपीय प्लेटें और महासागरीय प्लेटें। महाद्वीपीय प्लेटें किसके निर्मित हैं, ग्रेनाइट के निर्मित हैं, जबकि महासागरीय प्लेटें किससे निर्मित है, वो हमने देखा था बेसाल्ट से निर्मित हैं। बेसाल्ट और ग्रेनाइट में किसका द्रव्यमान अधिक देखने को मिलेगा या किसकी डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, एक बार कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। फिर हमने प्लेटों को किसके आधार पर विभाजित किया था, आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर प्लेटों को जब हमने विभाजित किया तो कितने प्रकार की प्लेटें आपको देखने को मिली, तो आपको 3 प्रकार की प्लेटें देखने को मिली थी। वो प्लेटें कौन कौन सी थी, वो प्लेटें थी वृहत प्लेटें, सूक्ष्म प्लेटें, और इन दोनों के बीच में एक और आकार की प्लेट आपको देखने को मिली थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था छोटी प्लेटें। वृहत प्लेटें कितनी होती हैं, 7 वृहत प्लेटें थी। उन 7 का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में आज फिर से बताएंगे। इसके बाद हम लोग आगे गए, मैंने बताया था कि आप इन तीनों डायग्राम में से कोई सा भी डायग्राम आप अपने साथ बना सकते हैं। हमने यहाँ पे ये भी बात करी थी कि अटलांटिक महासागर की कोई प्लेट आपको देखने को नहीं मिलेगी। टेक्टोनिक की हमने बात कर ली, विवर्तनिक की हमने बात कर ली, सिद्धांत की हमने बात कर ली। ये स्लाइड भी हमने अच्छे से देख ली थी। फिर हमने देखा था कि प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत और कुछ नहीं है, आज से पहले जितने भी सिद्धांत लिए गए उनकी जो जो सही सही बातें हैं उन सबको हैरी एस ने क्या किया, कहां पे डाल दिया, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने। हैरी एस के साथ यहाँ पे 2 लोगों का नाम और आपको देखने को मिलेगा, पार्कर और मैकेंजी। हैरी एस ने बहुत ही रफ तरीके से क्या बताई थी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत उसने बताया था, लेकिन पार्कर और मैकेंजी ने दोनों ने व्यवस्थित रूप से 60 के दशक में क्या कर दिया, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को हमारे सामने पेश कर दिया था। हम इस पे बात कर रहे थे लास्ट क्लास में प्लेटों की गतिशीलता के बारे में, जिसमें हम एक चीज चुके थे, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन आप देखोगे कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर हो रहा है, हमने देखा था पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है, लेकिन प्लेटें पश्चिम की ओर जाएंगी। कौन सी प्लेटें इसके पे
पृथ्वी के घूर्णन का इफेक्ट आपको ज्यादा देखने को मिला, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की जो प्लेट है वहां पे ये प्रभाव आपको देखने को ज्यादा मिला था। अगर सिर्फ पृथ्वी का घूर्णन प्लेटों की गतिशीलता के लिए जिम्मेदार होता तो सारी प्लेटें आज आपको कहां देखने को मिलती, पश्चिम में देखने को मिलती। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है, इसी वजह से सिर्फ आपको दो प्लेटें पश्चिम में जाती हुई दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। यहां से हमने ये भी देखा था कि अटलांटिक जो महासागर है उसका लगातार क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। जब अटलांटिक महासागर का विस्तार होगा तो वहां पे कटकों का निर्माण होगा। हमने ये भी देखा था कि पृथ्वी पे स्थित सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं आपको कहां देखने को मिलेंगी, इस अटलांटिक महासागर में, जिनकी लंबाई करीब करीब कितनी है, 70,000 किलोमीटर। फिर हमने बात करी थी गुरुत्वाकर्षण बल की, जिसमें हमने बहुत सारे कैलकुलेशन करी थी। उस कैलकुलेशन को आज हम नहीं करेंगे। आप घबरा गए थे कुछ लोग कि सर ये क्या हो गया, हम लोगों ने तो इसी वजह से आर्ट्स लिया था, कला लिया था, और ये आपने पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले डेरिवेशन सॉल्व करवा दिए। तो हमने ये देखा था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ध्रुवों पे वो कैसा होगा। अगर हम देखें गुरुत्वाकर्षण बल जो है इक्वेटर पे, या मैं कहूं भूमध्य रेखा पर, तो हमको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, G बराबर G(m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो अगर r ज्यादा है तो G कम होगा, और r अगर कम है तो G ज्यादा होगा। तो हमको पता है जियोइड की शेप में है पृथ्वी, और जियोइड की शेप में होने के साथ पोल और पृथ्वी के केंद्र के बीच का जो दूरी है वो कम है। वनस्पतः पृथ्वी के केंद्र से अगर हम भूमध्य रेखा पे दूरी देखें तो यहाँ का r ज्यादा है, यहाँ का r कम है। अगर यहाँ का r कम है तो ये G यहाँ पे ज्यादा होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पे ज्यादा होगा, ध्रुवों पे ज्यादा होगा। किसके मुकाबले? भूमध्य रेखा के मुकाबले। इसी वजह से जो वैगनर साहब हमको समझाने की कोशिश कर रहे थे अपने बलों के कारण, वो हम यहाँ से समझे कि वो क्यों उत्तर की दिशा की ओर गति कर रही हैं। अब आपके मन में ये डाउट आना चाहिए कि सर ध्रुव तो दो जगह हमको देखने को मिलते हैं, एक ध्रुव है उत्तरी ध्रुव, दूसरा ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव। तो वैगनर साहब ने तो ये कहा था कि उत्तर की ओर गति कर रहे हैं, लेकिन वो गति कहां से कर रहे थे? दक्षिण ध्रुव के पास से उन्होंने गति करना शुरू किया था। लेकिन इसके हिसाब से तो दक्षिण ध्रुव पे भी क्या होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, तो प्लेटों को गति कहां भी करनी चाहिए, दक्षिण ध्रुवों पे भी करनी चाहिए। आपका डाउट एकदम सही है, लेकिन फिर से उसी बात पे हम चलेंगे। किस बात पे? कि अगर प्लेटों की गतिशीलता की जिम्मेदारी सिर्फ गुरुत्व बल की होती तो आपकी बात सही थी, लेकिन इसके लिए बहुत सारे अन्य भी चीजें जिम्मेदार हैं। तो इन दो के बारे में हमने बात कर ली। आज हमको बात करनी है इसके बारे में, संवहन धारा के बारे में। हालांकि इसके बारे में आप बहुत अच्छे से पहले से जानते हैं, लेकिन फिर से एक बार हम फिर से देखेंगे यहाँ पे संवहन धारा। संवहन धारा में हमने देखा था कि ये आपका स्थल मंडल है। कौन सा मंडल है आपका? स्थल मंडल। इसके नीचे आपको क्या देखने को मिला था? इसके नीचे आपको देखने को मिला था दुर्बल मंडल। कौन सा मंडल था वो? दुर्बल मंडल। अच्छा, इस दुर्बल मंडल में पदार्थ जो है वो कौन सी अवस्था में? वो है अर्ध तरल अवस्था में। तापमान चूंकि बहुत अधिक है तो वो कैसे ऊपर जा रहे होंगे, और किस रूप में वो ऊपर जाएंगे? संवहन धाराओं के रूप में वो ऊपर जा रहे होंगे। तो कुछ इस प्रकार आपको संवहन धाराएं देखेंगी वहां पे, हाँ या ना? ये संवहन धारा। अब आप सोचिए स्थल मंडल पे क्या है? बहुत सारी प्लेटें हैं। नीचे से क्या हो रहा है? जो बहुत गर्म पदार्थ हैं वो संवहन धारा के रूप में ऊपर आ रहे हैं लगातार। वो धीमे धीमे क्या करेंगे? इस प्लेट पे टकराएंगे और इस प्रकार घूम जाएंगे आगे की ओर, आया ना? ये बिल्कुल ऐसे समझिए कि आपके हाथ में पाइप है, पाइप नल से जुड़ा हुआ है और नल खुला हुआ है। इसका मतलब पाइप में पानी आ रहा होगा। पाइप में पानी आ रहा है और आप एक दीवार पे आपने उस पाइप का मुंह करा हुआ है। तो ये वो पाइप है और ये वो दीवार है। तो जब पानी आएगा इस पाइप से तो वो दो भागों में ऐसे बट जाएगा। दो भागों में बट जाएगा, एक भाग इस तरफ जाएगा, दूसरी भाग इस तरफ जाएगा। लेकिन हमको ये भी पता है कि इसका तापमान बहुत अधिक है।
तापमान बहुत अधिक है तो वो धीमे धीमे इसको भी क्या करना शुरू करेगा, अपने साथ गलाना शुरू करेगा। अब इसका बहुत हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो समझिए कि ये वो स्थल मंडल है, स्थल मंडल है, और स्थल मंडल पे नीचे से क्या आ रहा है, नीचे से लगातार वो अर्ध तरल जो पदार्थ हैं संवहन धारा के रूप में इस पे आके टकरा रहे हैं। टकरा रहे हैं इसका मतलब मैं कहूं कि इसको वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको वो तोड़ेंगे कैसे, कुछ इस प्रकार वो बल लगा रहे होंगे, जहां पे आप मेरे दोनों अंगूठे देख रहे हैं वो इस प्रकार बल लगा रहे होंगे, नीचे से वो इसको गलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका टूटना कहां से शुरू होगा, ऊपर से टूटना शुरू होगा। इसको बिल्कुल ऐसे समझिए कि आपके हाथ में एक लकड़ी है और लकड़ी को आप इस प्रकार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बल कहां से लगा रहे हैं, बल आप लगा रहे हैं इस लकड़ी के नीचे की ओर से, लेकिन लकड़ी टूटना कहां से शुरू होगी, लकड़ी ऊपर से टूटना शुरू होगी। पहले ऊपर वाली परत टूटना शुरू होगी और धीमे 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 जब सारी परतें टूट जाएंगी तो लकड़ी दो हिस्सों में अलग अलग हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये जो अर्ध तरल अवस्था है, अधिक तापमान वाला जो लावा है, जो मैग्मा है, वो यहाँ पे टकराएगा, बार बार टकराएगा, तो स्थल मंडल की जो प्लेटें हैं उसको क्या करने की कोशिश करेगा, उसको पतला करने की कोशिश करेगा। और पतला कहां से करना शुरू करेगा, लगा नीचे से ला रहा है लेकिन पतला शुरू कहां से होगी, कुछ इस प्रकार, इस प्रकार, और समय के साथ साथ कुछ इस प्रकार ये आपको देखने को मिलेगा। जब पूरी दोनों अलग अलग हिस्सों में टूट जाएगी तो आप देख रहे हो कि ये टकराने के बाद कुछ इस तरफ जा रहा है और कुछ इस तरफ जा रहा है। जब ये स्थल मंडल की प्लेट दो भागों में टूट गई तो एक प्लेट इस तरफ जाएगी और दूसरी प्लेट इस तरफ इसको लेके चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, कौन लेके चला जाएगा, ये जो संवहन धारा है वो इन दोनों प्लेटों को अलग अलग दिशा में लेके चले जाएंगे और बीच में क्या होगा, ज्वालामुखी उद्गार होना शुरू हो जाएगा। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, हाँ या ना, आ रही है। बहुत इजी सी चीजें, देखो कुछ नहीं हो रहा है। ये जो प्लेट थी ये धीमे धीमे क्या होती जा रही है, पतली होती जा रही है। और पतली कैसे हो रही है, ये बात ऊपर आपको ध्यान रखना है, पतली ऊपर से होना शुरू हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे से बल लग रहा है टूटने का, टूटना कहां से चीजें स्टार्ट होती है, टूटना ऊपर से चीजें स्टार्ट हो रही हैं। तो क्या हो रहा है, पतली जो प्लेट है वो पतली होना शुरू हो रही है, प्लेट क्या हो रहा है, थिन होना शुरू हो रहा है। इसको अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं थिनिंग ऑफ द प्लेट। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है थिनिंग ऑफ द प्लेट, या इसको हिंदी में मैं कहूं तो हिंदी में इसको कहा जाता है, क्या हो रहा है, विरलन। किसका विरलन हो रहा है, यहाँ पे प्लेट का विरलन हो रहा है। प्लेट धीमे धीमे पतली होती जा रही है, मतलब इसमें ऐसे समझिए कि फैट बहुत ज्यादा हो गया था, फैट चर्बी आ जाती है, हमारे शरीर में भी आ जाती है। जब फैट आना शुरू होता है और जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऊष्मा बन रही है, ऊष्मा उस फैट को जलाएगी। अब हम बहुत बेसिक उसमें बता रहा हूँ, हो सकता है ऐसा ना होता हो। जब वो एक्सरसाइज आप करेंगे तो ये संवहन धाराएं उठेंगी, संवहन धाराएं ये जो चर्बी की परत है इसको जलाना शुरू करेंगी, फैट को बर्न करना शुरू करेंगी। और अगर फैट बर्न होना शुरू हो गया, फैट जलना शुरू हो गया, वसा जलना शुरू हो गया, तो क्या होगा, आप पतले होना शुरू हो जाओगे, आप थिन, आप पतले हो जाओगे, थिनिंग आपकी शुरू हो जाएगी। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे आप ये समझिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे थे प्लेटों की गतिशीलता के कारण। हमने ये तो समझ लिया कि संवहन धारा से प्लेटें कैसे पतली होती हैं। अब इससे ये समझना है कि इससे प्लेटों में गति कैसे हो सकती है। तो आप ये वाला एरो देख रहे हैं और ये वाला एरो देख रहे हैं, जब ये स्थल मंडल की जो एक प्लेट थी ये दो भागों में विभाजित हो गई। आप थोड़ी देर बाद इसको देखोगे, थोड़ी देर बाद मतलब कुछ करोड़ों साल बाद, तो कुछ करोड़ों साल बाद इस प्रकार आपको दिखाई देगा। और इसके नीचे जो संवहन धाराएं थी वो कुछ इस प्रकार आ रही होंगी, और कुछ यहां से ऊपर चली जाएंगी, जिससे ज्वालामुखी उद्गार शुरू हो जाएगा। अब इस प्लेट का अगर आप दिशा देखोगे तो इस प्लेट की दिशा कहां पे जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है। ये प्लेट कहां जा रही है, पूर्व की ओर जा रही है। इसका मतलब प्लेटों में क्या होना शुरू हो गया है, प्लेटों में गति होना शुरू हो गया है। अब लोगों को ये समझना था कि संवहन धारा की वजह से कैसे प्लेटों में गतिशीलता आ रही है। तो अब आप उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे
कि किस प्रकार संवहन धारा एक प्रमुख भूमिका निभाती है प्लेटें गति करने में। आपको पता होगा हाल ही में दिल्ली में या मैं कहूं उत्तरी भारत में भूकंप के झटके आए थे। तो भूकंप के झटके आए थे, उसका आप देखोगे कि एपी सेंटर कहां पे मिलेगा आपको, अफगानिस्तान में मिलेगा। अफगानिस्तान से वो भूकंप के झटके भारत तक आ गए। ये जो भूकंप आते हैं या ये जो ज्वालामुखी आते हैं, इसके पीछे भी क्या जिम्मेदार है, ये संवहन धाराएं जिम्मेदार हैं। अगर ये संवहन धाराएं नहीं होती तो प्लेटें हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती। आप ये कह सकते हो कि सर ये बल और इसके अलावा जो बल है वो तो लग रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण बल है वो कौन सा है, ये संवहन धारा के द्वारा लगाया गया, जिसके कारण प्लेटें क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं। तो हम समझ चुके हैं कि पृथ्वी का घूर्णन किस प्रकार प्लेटों की गतिशीलता में सहायक है, गुरुत्व बल किस प्रकार सहायक है, संवहन धाराएं किस प्रकार सहायक है। अब चलते हैं स्लैब दबाव व स्लैब खिंचाव। इसको कहा जाता है स्लैब पुल एंड स्लैब पुश। खिंचाव और दबाव आप देखोगे कहीं कहीं जब हम लोग होटल या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहां गेट पे लिखा रहता है पुल या पुश। तो यहाँ पे भी उसी के बारे में हम बात करेंगे कि स्लैब पुल क्या होता है और स्लैब पुश क्या होता है। यहाँ पे चलने के लिए मेरे को फिर से एक बार इस डायग्राम पे आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा, आप समझिए कि वो एक जो बड़ी प्लेट थी अब दो भागों में विभाजित हो चुकी है, लेकिन ऐसे ही प्लेटों का विभाजन और कहीं पे भी हो रहा होगा। वो किस प्रकार विभाजन हो रहा होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप समझिए कि एक प्लेट ये थी और एक प्लेट ये थी, इसके नीचे से भी संवहन धाराएं आ रही थी। यहाँ पे संवहन धाराएं कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिली और यहाँ पे भी संवहन धाराएं कुछ इस प्रकार थी। टकराने के बाद ये ऐसे चली जाएंगी और यहाँ से भी टकराने के बाद ये कुछ इस प्रकार आ रही होंगी। अच्छा, आपके दिमाग में क्या कभी ये कीड़ा आया कि ये संवहन धारा वापस से यहाँ पे क्यों आ जा रही है? आप देखोगे नीचे तापमान बहुत अधिक है, तापमान अधिक होने के कारण ये ऊपर आ रही है। जैसे इससे टकरा रही है तापमान अब इसका क्या हो रहा है, धीमे धीमे बढ़ रहा है। थोड़ा सा और आगे जब ये यात्रा कर रही है और जगह ट्रेवल कर रही है तो अब तापमान और क्या हो चुका है, इसका कम हो चुका है। तापमान कम हो चुका है, तापमान जैसे जैसे कम होगा अब जितने इसके पास पार्टिकल थे, जो जो इसके कण थे, वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। एक दूसरे के पास अगर पार्टिकल आ गए, कण एक दूसरे के पास आ गए तो क्या होगा, तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ जाएगी, अब ये भारी हो जाएगी और भारी पदार्थ कहाँ जाएंगे, हमेशा नीचे की ओर जाएंगे। तो पृथ्वी क्या करती है, अपने पदार्थों को ऊपर भेजती है, गर्म पदार्थों को ऊपर भेजती है। पदार्थ क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं और जब ठंडे हो जाते हैं तो पृथ्वी कहती है चलो वापस आ जाओ, मैं तुम्हें गर्म करके वापस इनका तापमान बढ़ा के ऊपर भेज देती है। तो इस प्रकार ये संबंध आ रहे हैं, ऐसे आपको दिखेंगे। अब क्या होगा, कुछ देर बाद आप इनको देखोगे, कुछ देर मतलब कुछ करोड़ों वर्षों बाद अगर आप इनको देखोगे तो स्थिति कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी कि ये जो प्लेट है ये ऐसे दो भागों में विभाजित हो चुकी है। ये जो प्लेट है, मैं इस प्लेट को नाम दे देता हूं बी और इस प्लेट को नाम दे देता हूं ए। तो ये हिस्सा है ए डैश, ये हिस्सा है ए डबल डैश। तो इससे आप ये समझ पा रहे हैं कि ए का हिस्सा है, ये हिस्सा है बी डैश और ये हिस्सा है बी डबल डैश। ठीक है, अब यहाँ पे संबंध धाराएं इस प्लेट को इस तरफ ले जाएगी और इस प्लेट को इस तरफ लेके चली जाएगी। यहाँ पे संबंध धाराएं इस प्लेट को इस तरफ लेके आएगी और इसको इस तरफ लेके चली जाएगी। अब हमको जूम करना है एक स्पेशल सिचुएशन पे जो इन दोनों के मध्य आपको देखने को मिल रही हैं। ये प्लेटें किसी से टूटी और टूटने के बाद एक दूसरे के करीब आ रही हैं। तो हमेशा जब कोई टूटता है तो किसी के करीब जाने की कोशिश करता है। बहुत बड़ी बात है अगर आप समझे तो इस बात को, है ना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन सी प्लेट थी, ए डबल डैश, ए डबल डैश और यहाँ पे बी डैश, ए डबल डैश और बी डैश। ये टूट के अलग हुई है ए से और बी से। अब इन दोनों को क्या है, करीब आना है और इनको करीब कौन लेके आ रहा है, इनको करीब लेके आ रही है संवहन धाराएं।
ठीक है। अब हम लोग अज्यूम ये कर लेते हैं कि बी डैश की जो प्लेट है ये कैसी प्लेट है, ये हम अनुमान लगा रहे हैं ना, हो ये भी सकता है कि ए डैश की प्लेट हो। हम ये कह देते हैं अभी ये बी डैश की जो प्लेट है ये है महाद्वीपीय प्लेट है, और इसको मैं कह देता हूं ये महासागरीय प्लेट है। लेकिन सर आपने तो ये बताया था कि प्लेटें, एक ही प्लेट में दो चीजें भी हो सकती है, एक ही प्लेट में महासागर भी हो सकता है और एक ही प्लेट में महाद्वीप भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी हो तो सकता है कि इस महाद्वीपीय प्लेट पे भी महासागर हो और इस महाद्वीपीय प्लेट पे महाद्वीप भी हो, लेकिन चूंकि यहाँ पे महाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा रहा होगा इसलिए इस प्लेट का नाम क्या दिया गया, महाद्वीपीय प्लेट दिया गया। और इस प्लेट पे महासागर और महाद्वीप दोनों होंगे, लेकिन ज्यादातर हिस्सा महासागर का होगा, इसलिए इस प्लेट का नाम महासागरीय दिया गया है। चला जाए आगे। हमें यह भी पता है कि जो महासागरीय प्लेट है ये किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है महासागरीय प्लेट बनी हुई है ग्रेनाइट से। और महासागरीय प्लेट ग्रेनाइट की बनी होती है नहीं, महासागरीय प्लेट तो हमको पता है बेसाल्ट की बनी होती है। और महाद्वीपीय प्लेट किसकी बनी होती है, ग्रेनाइट की बनी होती है ना। तो जब ऐसा होता है तो हमको यह भी पता है कि द्रव्यमान किसका ज्यादा है, द्रव्यमान बेसाल्ट का ज्यादा है या द्रव्यमान ग्रेनाइट का ज्यादा है। तो हमें यह पता है अगर इसका द्रव्यमान D1 है, इसका द्रव्यमान D2 है, तो D1 ज्यादा है किसके मुकाबले, D2 के मुकाबले। इसका मतलब भारी कौन सी है, भारी बेसाल्ट से बनी हुई ये महासागरीय प्लेट है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और करीब आते आते सिचुएशन ऐसी हो गई कि ये बी डैश यहां पे पहुंचा और ए डैश एकदम यहां पे पहुंच चुका है। अब ए डैश ने कहा मैं कहां जाऊं, बी डैश से पूछ रहा है कि मैं कहां जाऊं। तो बी डैश ने इससे पूछा कि भाई आपका जो डेंसिटी है वो मुझसे ज्यादा है या कम है। तो ए डैश ने कहा कि चूंकि मैं बेसाल्ट से निर्मित हूं तो मेरी जो डेंसिटी है वो आपसे तो ज्यादा है। तो बी डैश ने कहा अगर ज्यादा है तो आप मुझसे ऊपर नहीं जा सकते। तो बी ए डैश को फिर एक ही रास्ता मिला, कहा, नीचे की ओर जाने का। तो स्थिति कुछ इस प्रकार की बनेगी कि ये बी डैश आपको देखने को मिला है और ए डैश कुछ इस प्रकार नीचे की ओर जाना शुरू कर देगा। क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि ये महासागरीय प्लेट है, ये बेसाल्ट से निर्मित है। बेसाल्ट की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है ग्रेनाइट के मुकाबले। तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी संवहन धाराएं होंगी। संवहन धाराएं इनको क्या करेंगी, नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करेंगी, हाँ या ना। और यहाँ से आगे की ओर धक्का दे रही होंगी, ये दोनों चीजें हो रही होंगी। इसी को क्या कहा जाता है, स्लैब पुल कहा जाता है, स्लैब पुश कहा जाता है। इसी को क्या क्या कहा जाता है, स्लैब खिंचाव कहा जाता है, स्लैब खिंचाव कहा जाता है। हम स्लैब पुल और स्लैब पुश की बात कर रहे थे, हम स्लैब दबाव और स्लैब खिंचाव की बात कर रहे थे। तो जहां से मुड़ना शुरू किया है, जहां से इसने मुड़ना शुरू करा है, ये है स्लैब दबाव, और नीचे की और ये खिंचती हुई चली जाएगी तो इसको आप क्या कहोगे, स्लैब का खिंचाव। आप देख रहे हो कि इससे भी क्या हो रहा है, प्लेटों में गतिशीलता आ रही है। स्लैब दबाव से और स्लैब खिंचाव से, इससे भी क्या आ रही है, प्लेटों में गतिशीलता आ रही है। तो ये भी किसका कारण है, ये भी प्लेटों की गतिशीलता का कारण है। तो हमने ये समझा कि पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन के बाद हम लोग पहुंचे गुरुत्व बल पे, फिर संवहन धारा और स्लैब दबाव या स्लैब खिंचाव पे भी हम पहुंचे। यूपीएससी ने जहां से क्वेश्चन पूछा है वो है मेंटल प्लूम। अभी मेंटल प्लूम क्या होता है, देखो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना है कि मेंटल प्लूम और संवहन धाराएं आपको देखने में और समझने में एक जैसा लगेगा। कौन कौन, संवहन धाराएं और मेंटल प्लूम जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन ये एक जैसा नहीं है। वो क्यों नहीं है वो हमें अभी मैं आपको बताता हूं। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चला जाए आगे की ओर। वही स्थल मंडल और दुर्बल मंडल बनाया जाए। ये आपका कौन सा मंडल है, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर आपको देखने को मिलेगा स्थल मंडल, और इस स्थल मंडल के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, दुर्बल मंडल। अच्छा, दुर्बल मंडल में संवहन धाराएं हैं, चल रही हैं,
और संवहन धाराओं में क्या है, क्यों चल रही है संवहन धाराएं, इसलिए चल रही है क्योंकि यहाँ पे जो पदार्थ है उसका तापमान बहुत अधिक है और वो अर्ध तरल अवस्था में मौजूद है। तो ये दुर्बल मंडल से कुछ इस प्रकार जो अर्ध तरल वाला पदार्थ है वो पहुंच रहा होगा, आया ना, इस प्रकार पहुंच रहा होगा और यहाँ पे वो इकट्ठा हो रहा होगा, आया ना। आप ऐसा समझिए कि संवहन धाराएं चल रही थी, लेकिन संवहन धाराओं को हमने कुछ सेकंडों के लिए क्या किया, पॉज कर दिया इसको, ये वहीं की वहीं जहां थी वहां रुक गई। तो इस प्रकार की आपको एक आकृति देखने को मिलेगी। अगर इस आकृति को आप ध्यान से देखोगे तो ये एक मशरूम जैसी आकृति आपको दिखाई देगी। कैसी? मशरूम जैसी आकृति आपको ये दिखाई देगी। तो कभी कभी इनको क्या कहा जाता है, मशरूम भी कहा जाता है, मशरूम प्लूम, तो मशरूम चट्टान इसको कहते हैं। हालांकि मशरूम चट्टान आगे भी हम लोग पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान में, लेकिन ये भी मशरूम जैसी एक आकृति है, ठीक है ना। तो मेंटल प्लूम की अगर आकृति पूछी जाए तो कैसी मिलेगी आपको, मशरूम जैसी आकृति देखने को मिलेगी। तो ये है वो मेंटल प्लूम। यहां से यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि मेंटल प्लूम। अब आप ये पूछोगे कि सर इसमें गतिशीलता कैसे हो रही है, तो गतिशीलता बिल्कुल हमको पता है कैसे हो पाएगी, जैसे जैसे ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद यहां से नीचे आने की कोशिश करेगा और यहां से भी नीचे आने की कोशिश करेगा। तो जब ये नीचे आने की कोशिश करेगा और धीमे धीमे ये इसको गलाना शुरू करेगा, इसको गलाना शुरू करेगा, हाँ या ना। तो जब गलाना शुरू करेगा और नीचे आएगा तो क्या होगा, गतिशीलता आ जाएगी। तो ये मेंटल प्लूम का कंसेप्ट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने कितनी चीजें देखी, जो पृथ्वी पे स्थित ये जो प्लेट है इनकी गतिशीलता के कारण है। हमने पृथ्वी का घूर्णन देखा अच्छे से, पृथ्वी के घूर्णन के बाद हमने क्या देखा, पृथ्वी के घूर्णन के बाद हमने गुरुत्व बल देखा, संवहन धाराएं देखी, संवहन धारा के बाद हमने स्लैब दबाव और स्लैब खिंचाव देखा, और कुछ मशरूम जैसी आकृति जहां पे देखने को मिली थी वो क्या थी, मेंटल प्लूम थी। तो ये चीजें हमने देखी अच्छे से, और ये सब किसका कारण है, ये सब कारण है किसका, प्लेटों की गतिशीलता का ये कारण है। तो उम्मीद करता हूं कि प्लेटों की गतिशीलता आप समझ गए होंगे कि प्लेटों में गति क्यों होती है। आगे हम चलें, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्लेटों में गति। प्लेटों में दो प्रकार से गति होती है। हमने ये समझ लिया कि प्लेटों में जो गति होती है उसका कारण क्या है। अब हमको ये समझना है कि प्लेटों में गति कैसे कैसे होती है। एक, प्लेटों में गति होती है घूर्णन के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, घूर्णन के सापेक्ष। किसका घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन। दूसरा हमको समझना है प्लेटों के मध्य, भाई प्लेट एक दूसरे के पास आ रही होगी, प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होगी, इस प्रकार की जो गति हो रही, एक दूसरे के सापेक्ष कोई गति हो रही होगी तो वो यहाँ पे आएगी। और पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष अगर कोई गति हो रही होगी तो वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वो आपको इस आधार पे देखने को मिलेगी। तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष क्या प्लेटें गति करती हैं? तो हमको पता है कि हाँ, पृथ्वी का घूर्णन चूंकि जिम्मेदार है किसके लिए, प्लेटों की गतिशीलता के लिए, तो प्लेटें गति तो करती होंगी। तो ये कंसेप्ट तो आपने पढ़ा हुआ है, ये तो आपको अच्छे से आता है। क्या है ये, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ नहीं बताने की कोशिश कर रहा। ये पृथ्वी का अक्ष है, पृथ्वी इस प्रकार घूम रही है, प्लेटें पश्चिम दिशा की ओर जाएंगी, हाँ या ना, प्लेटें पश्चिम दिशा की ओर जाएंगी इसके कारण। तो ये क्यों हो रहा है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो रहा है। तो पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष कौन गति कर रहा है, प्लेटें गति कर रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे यही चीज बताने की कोशिश की जा रही है, और हाँ, यहाँ पे यही चीज बताने की कोशिश की जाती है कि पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष प्लेटें क्या करती है, गति करती हैं। और प्लेटें कहाँ, किस दिशा की ओर गति करेंगी, वो सारी पश्चिम दिशा की ओर गति करेंगी। तो सारी प्लेटें कहाँ चली जानी चाहिए, पश्चिम में चली जानी चाहिए। तो क्या चली जाएंगी, नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी, क्योंकि प्लेटों की गतिशीलता के और भी बहुत सारे कारण हैं, इस कारण वो कहाँ नहीं जाएंगी, पश्चिम दिशा की ओर नहीं जाएंगी। तो प्लेटों में जो गति होती है घूर्णन के सापेक्ष कौन सी होती है, आपको समझ में आ गया, पश्चिम दिशा की ओर गति होती है। अब प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष भी कुछ गति आपको देखने को मिलेगी। प्लेटों में गति एक दूसरे के सापेक्ष है ना, इसको तीन भागों में हम लोग देखेंगे। कौन कौन से हम देखेंगे इसको, अगर अंग्रेजी में बताऊं मैं पहले आपको, तो इसको कहा जाता है, देखो, कन्वर्जेंट, इसको कहा जाता है डाइवर्जेंट, इसको कहा जाता है पैरेलल।
कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। इसको कहेंगे हम अभिसारी, इसको मैं कहूंगा अपसारी, इसको मैं कहूंगा समानांतर। क्या कहेंगे? अभिसारी, अपसारी और समानांतर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्जेंट। इसको आप ध्यान रखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेटों के बीच में गति, प्लेटों के मध्य एक दूसरे सापेक्ष गति, अंग्रेजी में इनको कहा जाता है प्लेट बाउंड्रीज। तो 3 प्रकार की प्लेट बाउंड्रीज आपको मिलेंगी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। अब क्या होती है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल, या अभिसारी, अपसारी और समानांतर? सिर्फ थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन इनका देख लेते हैं। प्लेटें अगर एक दूसरे के करीब आ रही हैं, प्लेटें एक दूसरे के अगर करीब आ रही हैं, तो ये किस प्रकार की गति कर रही हैं? अभिसारी। ये किस प्रकार की प्लेट बाउंड्री बनाएंगी? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री ये बनाएंगी। क्या बनाएंगी? ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अच्छा, क्या आप मुझे अब ये बता सकते हैं कि अगर अभिसारी प्लेट बाउंड्री बन रही है या कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बन रही है और इसमें से एक भी प्लेट भारी हुई, तो वो उसके कहाँ चली जाएगी? इसके नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पे वो स्लैब पुल और स्लैब पुश वाला कंसेप्ट आपको याद आ जाना चाहिए। ये आगे हमारे बहुत कम में आएगा, है ना, अच्छे से समझ में चलना एक एक चीजें। तो ये इसको क्या कहा जाता है? अभिसारी कहा जाता है। अपसारी क्या होता है? भाई प्लेटें अगर एक दूसरे के करीब आ रही हैं, इसका मतलब किसी ना किसी से दूर हुई होंगी। भाई अगर 4 इंसान है, या मैं कहूं 3 इंसान है, 2 इंसान साथ साथ थे, अब वो दोनों अलग अलग हो गए। अब वो जो दूसरा इंसान है वो उस तीसरे इंसान के पास जा रहा है, तो 2 लोग अलग हो रहे हैं, तभी 2 लोग पास में आ पा रहे हैं। तो यहां पे प्लेटें क्या होंगी? अलग अलग होंगी। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है अपसारी, इसी को कहा जाता है डाइवर्जेंट, है ना। एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? यहाँ पे जुदा हो रहे हैं। और करीब कहां पे आ रहे हैं? करीब आ रहे हैं अभिसारी में। लेकिन आप सोचिए, ये प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये नीचे जाने की कोशिश कर रही है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो प्लेट बाउंड्री आपको दिख रही है, इसी को क्या कहा जाता है? पैरेलल कहा जाता है, इसी को समानांतर कहा जाता है। ये कुछ स्थल मंडल है, स्थल मंडल में ऐसे हो सकता है, ये प्लेट ऊपर चली जाए और एक प्लेट नीचे की ओर आ जाए। इस प्रकार की आपको देखने को ये मिलेगी। अब यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ज्यादा दिमाग कैसे? कि सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये प्लेट ये ऐसे रखी हुई थी, आपने बताया एक केस तो एक दूसरे से दूर चली गई, एक में बताया एक दूसरे के पास आ गई, पास आ गई तो जो भारी प्लेट है वो नीचे चली जाएगी, जो हल्की प्लेट है वो ऊपर रह जाएंगी। एक में आपने बताया कि सर ये आगे पीछे इस प्रकार खिसक जाएंगी। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता ये एक ऊपर चली जाए एक नीचे चली जाए? हम लोग क्या बात कर रहे हैं? स्थल मंडल की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपके नीचे जो जमीन है वो ऐसे ऊपर उठ जाएगी एक तरफ से और एक तरफ से नीचे रह जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता, है ना। बिल्कुल समझ, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पृथ्वी एक तरफ से इतनी ऊपर उठा दी और एक तरफ से इतनी नीचे रह गई, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ऐसी कोई प्लेट बाउंड्री भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो 3 प्रकार की गति हम पढ़ेंगे, अभिसारी, अपसारी और समानांतर। वो कब पढ़ेंगे? वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जितना आराम से ले जा सकता हूँ आगे, उतना आराम से लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक चीज हर एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ये वो टेलीग्राम लिंक है जहां पे आपको क्लास की क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। 3 अप्रैल बैच 3, 3 अप्रैल से याद रखना बैच 3 है। अगर देरी हुई तो अब यूपीएससी की तैयारी उतनी सुगमता से इसके बाद नहीं हो पाएगी, फिर एक टेंशन बनी रहेगी। तो जल्दी से क्या होना है? एनरोल होना है। कैसे एनरोल होना है? ऐप से डाउनलोड कर सकते हो स्टडी IQ का, जो आपको कहाँ मिल जाएगा? प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाके भी आप एनरोल हो सकते हो। एनरोल होते समय क्या बात ध्यान रखनी है? एनरोल होते समय बात ये ध्यान रखनी है कि हमको कोड लगाना है MB लाइव। अगर MB लाइव कोड नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा? तो जो आपको कोर्स 18,999 रुपए में मिल सकता था, वो क्या होगा? वो आपको मिलेगा 30,500 रुपए में। तो बात ध्यान रखनी है, आपको कोड लगाना है MB लाइव।
अगर नहीं लगाया तो समस्या हो जाएगी। तो मिलते हैं कल इसी समय प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आने वाले टॉपिकों में, प्लेटों की गति, अभिसारी, अपसारी और समानांतर। तब तक आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको चीजें रिवाइज करनी है। और यहाँ पे अब नोट्स में बहुत ज्यादा अक्षर नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा वाक्य नहीं होने चाहिए। नोट्स कैसे होने चाहिए, चित्र होने चाहिए आपके नोट्स में। बहुत सारे चित्र है तो आप जल्दी से रिवाइज भी कर पाओगे और जल्दी से उनको समझ भी पाओगे। सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक कल तक अपना ध्यान रखिए, कल मिलते हैं फिर से। तब तक बने रहिए स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।